गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज से जो पार्ट स्टार्ट होगा हमारा किसका, इंडियन पॉलिटी का, जो लेटेस्ट आपकी 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसका वो होने वाला है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। इससे पहले हमने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ी थी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है, और भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, ट्राइबल्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई। कुछ इसमें से स्टेचुटरी बॉडी होगी, यानी कि जो लॉ ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई, और कुछ ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होगी जिसके बारे में हम लोग डिटेल इसमें बात करेंगे। बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में मेंशन नहीं है, कोई ऐसे प्रोविज़न दिए नहीं गए। ऑलराइट, इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो फर्स्ट बॉडी हमारी होगी वो होगी नीति आयोग। आपका चैप्टर नंबर 56 है ये, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रेजेंट जो नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, ये आप देख सकते हैं, और इसके लोगों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं, नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की कि भाई किस तरीके से ये बॉडी बनाई गई, तो ये बॉडी बनाई गई थी जनरली 13 अगस्त को। सबसे पहले तो क्या किया गया 2014 के अंदर। इससे पहले सेम इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट था, पर इससे पहले एक बॉडी थी जिसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, जो कि अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड थी। 13 अगस्त को उस प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और उसको रिप्लेस करके जनवरी 1 2015 के अंदर एक और बॉडी बनाई गई, और इस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीति आयोग। बट ये बॉडी जो है वो किसके थ्रू, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी। सेम प्लानिंग कमीशन भी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू, यानी कि कैबिनेट क्या करती है, एक ऐसी रिजोल्यूशन पास कर देती है, उसके थ्रू ये बॉडी बना दी जाती है। यानी कि ये बॉडी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका मतलब ना ही ये एक स्टेचुटरी यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि इसको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल सकते हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टेचुटरी बॉडी भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है कुछ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। नीति आयोग जो है ये है क्या, एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक कहा जाता है इसको, यानी कि एक प्रीमियम लेवल पे पॉलिसीज़ कैसी क्या होनी चाहिए, क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए पॉलिसी में, उसके बारे में थिंक करने का इसका काम है। ये एक प्रीमियम पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शनल देने का काम करता है, पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैसे चलने चाहिए, क्या क्या उसके रिलेवेंट होनी चाहिए, टेक्निकल एडवाइजरी देना, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, नीति आयोग प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ ये सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो जो हुआ करता था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, क्या होता था, सेंटर गाइडलाइन देता था, स्टेट वो फॉलो करते। तो ये वन वे कम्युनिकेशंस हैं, फ्लो ऑफ पॉलिसी है, ये चीज़ें ये नहीं करता है। ये क्या करता है, एक जेन्यून कंटिन्यूम बॉटम ऑफ अप्रोच पे काम करता है। पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था वो क्या करता था, टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है, यानी कि टॉप से प्लानिंग कमीशन क्या है, ऐसे पॉलिसीज़ बना देता था वो सेंट्रल लेवल पे, और सेंट्रल लेवल से सीधा वो स्टेट लेवल पे बिना कुछ स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की या विलेज की कंडीशन को देखे बिना डायरेक्ट वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाती थी, यानी कि वन साइज़ फिट फॉर ऑल वाली अप्रोच फॉलो की जाती थी, जिसको टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता था। उसकी जगह जब ये नीति आयोग एस्टेब्लाइज किया गया, तो ये नीति आयोग क्या करने लगा, जो पॉलिसी फॉलो करने लगा उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। यानी बॉटम से पॉलिसीज़, बॉटम से क्या है, सलाह ली जाती है, उनकी सिचुएशन समझी जाती है विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसको ऊपर तक ले जाया जाता है, और फिर ऊपर से पॉलिसीज़ बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ग्राउंड लेवल। डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पे जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग फिर ऊपर लेवल पे जाके पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इसीलिए इसको बॉटम अप मॉडल अप्रोच फॉलो करने वाला भी कहा जाता है, किसको, नीति आयोग को, जबकि प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। ऑलराइट, ये है कुछ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, उसके बाद राशनल की बात करते हैं। भाई रीज़न क्या था, एक्चुअल में राशनल क्या था, साइंटिफिक थिंकिंग क्या थी ये एस्टेब्लाइज करने की। तो देखिए, नीति आयोग को सीधी सी बात है बनाया गया रिप्लेसमेंट करके किसको, प्लानिंग कमीशन को। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि उनका मानना था, भाई देखो इंडिया जो है वो पास्ट 6 डिकेड से इंडिया में पॉलिटिकली बोलो या इकोनॉमिकली बोलो, सोशली, टेक्नोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली बहुत सारे बदलाव आए, और ये बदलाव के साथ साथ चलने के लिए प्लानिंग कमीशन जो है वो प्रॉपर वे में ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 65 साल पुरानी बॉडीज़ है जो पास्ट मेंटालिटी, पास्ट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। इसीलिए अब हमें क्या करना है, एक नई बॉडी बनानी है, नीति आयोग, जिसको बोला जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
या फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका याद रखना फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक ऐसा नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है, थिंक टैंक, पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करने की बात करता है। तो गवर्नमेंट का कहना था कि भाई जो हमारी प्रेजेंट नीड है, पॉलिटिकल नीड, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल नीड, डेमोग्राफिक नीड, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम ये बॉडी बनाएंगे जो हमारी प्रेजेंट एस्पिरेशंस हैं लोगों की उसको फुलफ़िल करेगी। साथ ही साथ ये क्या करता है कि एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, नर्चर करता है द ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरनमेंट को, और प्रोवाइड करता है एक होलिस्टिक अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, नॉट जस्ट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट की PSUs ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे सारी चीज़ें पॉलिसी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। एक थिंक टैंक की तरह हम बोल सकते हैं इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा किस चीज़ का फाउंडेशन बनाता है जनरली ये नीति आयोग? तो सबसे पहले एम्पावर करता है द रोल ऑफ द स्टेट एज अ इक्वल पार्टनर इन द नेशनल डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करता है कि भाई कोऑपरेशंस के साथ जितने भी स्टेट हैं वो क्या करें, एक तो अमोंग्स देम एंड स्टेट विद द सेंटर, ये कोऑपरेशंस के साथ काम करें, इस चीज़ों को भी इंश्योर करता है। और नॉलेज हब की तरह प्रोवाइड करता है, एक नॉलेज हब है ऑफ द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज का। गुड गवर्नेंस का काम करता है, थिंक टैंक का काम करता है, स्ट्रेटेजिक मैटर पे भी कई बार एक्सपर्ट की एडवाइस इसके थ्रू ली जाती है। एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है बाय इम्प्लीमेंटिंग, बाय मॉनिटरिंग द वेरियस प्रोग्रेसेस, और डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से हम वो डेवलपमेंट अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन पॉलिसी के टर्म में प्रोवाइड करने का काम है किसका, नीति आयोग का। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पहले यानी कि फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, उनका कहना था कि भाई देखो द 65-year-old प्लानिंग कमीशन हैड बिकम अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कंट्री में जो डाइवर्सिफाइड देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल रही है, तो उसमें हम वन साइज़ फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं फॉलो कर सकते जो प्लानिंग कमीशन, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन फॉलो करता था। इसीलिए अब हमें क्या चाहिए, एक जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक सेक्टर में, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए ऐसी बॉडी चाहिए जो नीति आयोग के फॉर्म में लाई गई, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ग्रोथ भी चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इंडिया की भारतीय अप्रोच फॉलो करेंगे डेवलपमेंट के लिए, और ये भारतीय अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट का एक एग्जांपल हमें नीति आयोग के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये भारतीय अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट का एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर अरुण जेटली, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन। ऑलराइट, तो ये कुछ उसके पीछे का राशनल दिया गया। अब देखिए बात करते हैं कि भाई ये नीति आयोग जो है इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इनके चेयरमैन भी कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनके पूरे कंपोजिशंस है क्या, स्ट्रक्चर्स क्या है पूरा, उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले होते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होते हैं किसके, नीति आयोग के। चेयरमैन कौन होंगे या चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इसकी गवर्निंग काउंसिल्स भी होगी। इस गवर्निंग काउंसिल में क्या होंगे, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर, 3 यूनियन टेरिटरी इनफैक्ट जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी, इन तीनों के चीफ मिनिस्टर भी होंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के, किस में, गवर्निंग काउंसिल्स में। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल काउंसिल भी होगी जो क्या करेगी, रीजनल स्पेसिफिक जो भी इश्यूज़ हैं उसको टेक केयर करेगी, ठीक है। वन और मोर देन वन रीजन जो है उनके बारे में, उनको अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है तो उसको टेक केयर करने का भी काम क्या होता है, रीजनल काउंसिल का होता है। स्पेसिफिक टेन्योर के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, वेरियस स्टेट के चीफ मिनिस्टर और LG के साथ मिलके इनकी चीज़ें डिसाइड करते हैं। एंड दीज आर चेयर बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग ऑन और हीज़ और हर नॉमिनीज। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन क्या करते हैं, रीजनल काउंसिल को भी चेयर करते हैं। फिर स्पेशल इन्वाइटीज़ भी देखने को मिलते हैं। भाई एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं विद द रिलेवेंट डोमेन नॉलेज एज स्पेशल इन्वाइटी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। स्पेशल इन्वाइटी को भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, और एक स्पेसिफिक डोमेन के क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में हमको टेक्निकल क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसीलिए इन्वाइटीज़, स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इसका पार्ट होते हैं। कुछ फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रेमवर्क है, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। इसके अंदर कौन होते हैं, इन एडिशन द फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन कौन होते हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर तो हैं एज अ चेयरमैन, इनके अलावा वाइस चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं इस वाइस चेयरमैन को। ये इनकी रैंक जनरली कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की रैंकिंग इनकी होती है। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लेवल की रैंकिंग होती है। तो प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन के तौर पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर जनरली नहीं होते, उनके रैंक की होती है। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक के होंगे। इसके अलावा कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे इसमें, ठीक है।
जो, और उसमें पार्ट टाइम मेंबर में मैक्सिमम 2 लोग होंगे फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन। 2 मेंबर मैक्सिमम होंगे पार्ट टाइम। इसके अलावा एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी होते हैं। मैक्सिमम 4 नंबर ऐसे होंगे जो कि जनरली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से ही नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इंपॉर्टेंट बॉडी, इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं पर्सन, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं फॉर द टर्म ऑफ फिक्स टेन्योर। वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के होते हैं और इनका सेक्रेटरीज होता है जो नेसेसरीज होती है, उसके अलावा जो जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से इसका सेक्रेटरीट भी देखने को मिलता है। प्रेजेंटली हमको जनरली दिल्ली के अंदर इसका सेक्रेटरीट प्रेजेंट है। तो अगर कंपोजिशंस की बात की जाए तो आप ये सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। चेयरपर्सन वाई गवर्निंग काउंसिल होगी, ठीक है, रीजनल काउंसिल होगी, स्पेशल इन्वाइटीज़ होगी, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फुल टाइम मेंबर होंगे, पार्ट टाइम मेंबर होंगे, एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे, CEO होंगे और इसका सेक्रेटरीट होगा। ये सारी चीज़ें आ जाती है कंपोजिशंस ऑफ द नीति आयोग में। ऑलराइट, इसके अलावा इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव पहले भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या काम करना, इवॉल्व करना शेयर विजन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉलो करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन के प्रिंसिपल्स पे काम करना, डेवलप करना मैकेनिज़्म ताकि क्या है प्लान किया जा सके विलेज लेवल पे, फिर विलेज लेवल्स पे धीरे धीरे, विलेज लेवल से धीरे धीरे सेंट्रल लेवल पे आए, सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बने और विलेज की जो हमने क्या है नीड ली थी उसके हिसाब से वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा सके। इसके अलावा इंश्योर करना ऑन द एरिया डेटा स्पेशली रिफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। इसके और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आइडियाज़ इनको दिए जाते हैं, वर्क दिए जाते हैं, वो भी उस पर काम करते हैं। पे करना है स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है, दैट मे बी एट अ रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग द एडिक्वेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ऐसे वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे फोकस करना। डिज़ाइन करना स्ट्रेटजी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इन द प्रोग्राम फॉर द फ्रेमवर्क एंड द इनिशिएटिव, और उनको मॉनिटर भी करना, फीडबैक भी लेना, इनोवेटिव आइडियाज़ भी देना ताकि उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकें इनोवेटिव में। ये सारी चीज़ें इसका काम है। इसके अलावा एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं और एनकरेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। किसको, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। क्रिएट नॉलेज क्रिएट करते हैं, इनोवेशंस इन द एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड द इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी इसका हिस्सा कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द इंटर सेक्टोरल एंड द इंटर डिपार्टमेंटल जो इश्यूज़ होते हैं उसको भी रिजोल्व किया जाता है इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जिसको बोलते हैं हम नीति आयोग। और मेंटेन किया जाता है स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर टू बी रिपोजिटरी ऑफ द रिसर्च एंड द गुड गवर्नेंस के लिए। स्टेट ऑफ आर्ट यानी एकदम करंट में जो टेक्नोलॉजीज चल रही है उनके बेस पे ऐसा रिसर्च सेंटर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं अंडर द नीति आयोग। इसके अलावा ये एक्टिव मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड द इनिशिएटिव्स। क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनको क्या करना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना। साथ ही साथ फोकस करना ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड द इनिशिएटिव, तो उस पर भी इनका काम होता है टेक्नोलॉजीज़ पे। इसके अलावा अंडरटेक करना अदर एक्टिविटीज़ एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जीक्यूशंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। तो ये सारी चीज़ें करना, अदर एक्टिविटीज़ जो इनको लगता है कि नेशनल एजेंडा को फुलफ़िल करने में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें भी ये करते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशन ग्रोथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये इन शॉर्ट क्या है, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एक लाइन में हम बोलें तो। बाकी तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स विद इन दैट ही आ जाते हैं। ऑलराइट, कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। तो देखिए फंक्शंस की बात करें तो एंटायरली गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू, जनरली नीति आयोग के जो फंक्शंस होते हैं 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, यानी कि 2 विंग होती है जनरली जो ये फंक्शंस करती है। एक होती है टीम इंडिया विंग, यानी कि टीम इंडिया विंग होती है, दूसरी होती है नॉलेज एंड इनोवेशन विंग। ये 2 विंग क्या करती है, 2 तरीके के ओवरऑल इंडिया में काम करती है। टीम इंडिया विंग जो है हब है, टीम इंडिया हब बोलते हैं या विंग बोलते हैं इसको। टीम इंडिया हब जो है ये क्या करता है, ये इसका मैंडेट है कि इसको फोस्टर करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, डिज़ाइन करनी ऐसी पॉलिसीज़ एंड द प्रोग्राम फ्रेमवर्क जो क्या कर सके, हमारी कंट्री को आगे ले जा सके। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन इन द सपोर्ट इन द नीति आयोग एंगेजमेंट विद द स्टेट। तो स्टेट के साथ तो करें, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेट के साथ प्रॉपर एंगेजमेंट करना, ये टीम इंडिया हब जो है उसका काम है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं नॉलेज एंड इनोवेशन हब का, तो इसका काम क्या होता है कि भाई इसका मेन काम होता है टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, करंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड परफेक्ट रिसोर्स सेंटर को क्या करना, मेंटेन करना, वो
किसका, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम है। रिसर्चेस प्रोवाइड करता है गुड गवर्नेंस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, एडवाइस प्रोवाइड करता है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, पार्टनरशिप विद द की स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा इनमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, नॉलेज एंड द इनोवेशन हब ऑफ द नीति आयोग के अंदर आ जाती है। तो 2 लेवल पे काम करता है टीम इंडिया एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, जनरली जिस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है क्या नीति आयोग, तो 4 तरीके के होते हैं ब्रॉडली अगर हम बोलें। एक होता है पॉलिसी और प्रोग्राम का फ्रेमवर्क रेडी करना, दूसरा कोऑपरेटिव और द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे काम करना, तीसरा मॉनिटर करना है, इवेल्यूएशंस करना कि भाई किस तरीके से प्रोग्रेस किस लेवल पे पहुंची है, उसको इवेल्यूएशन करना, मॉनिटर करना। इसके अलावा थिंक टैंक की तरह प्रोवाइड करना नॉलेज एंड इनोवेशंस की चीज़ें, थिंक हब की तरह काम करने हैं। 4 ब्रॉडली फंक्शंस किए गए। ये 4 फंक्शंस के लिए इसकी 2 विंग है हमने देखा, एक तो टीम इंडिया विंग और दूसरी नॉलेज एंड इनोवेशन विंग। ये 2 मिलके चारों टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो फंक्शनली अगर हम बात करें तो ये जो कई बार क्या करते हैं, ये जो नीति आयोग की बॉडीज़ हैं, वेरियस बॉडीज़ हैं ऑफ द नीति आयोग, ये क्या करती है अगर हम देखें जनरली तो, वेट अ मिनट, ऑलराइट। तो देखिए ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जनरली नीति आयोग की क्या होती है, अलग अलग टाइप के वर्टिकल सेल्स काम करते हैं, यानी कि आर्टिकल तरीके के हम बोल सकते हैं, इनके डिपार्टमेंट काम करते हैं विद इन इनके। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेक्टोरल स्पेसिफिक जो इश्यूज़ होते हैं उनको डील करते हैं ताकि नेशन डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। ठीक है, तो सेक्टोरल स्पेसिफिक सेल्स भी होते हैं इनके जो अलग अलग सेक्टर पे काम करते हैं। ये सेल्स कौन से हैं तो आपको लिस्ट आउट किया गया, 25 के समथिंग है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट यूनिट है, वो एडमिनिस्ट्रेशंस को इफ़िशिएंट बनाने में काम करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के यूनिट हैं, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सेल है, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया सेल है, एजुकेशन, गवर्नेंस, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के फील्ड में, नेचुरल रिसोर्सेज के फील्ड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से वाटर लैंड रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारे अलग अलग सेल्स हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक विंग में काम करते हैं। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो सेल है वो काम करेगा। भाई वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज के लिए काम करना है तो वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज रिगार्डिंग जो सेल है वो काम। तो सेक्टरल स्पेसिफिक इनकी अप्रोच भी होती है जो कि एक बेहतरीन मानी जाती है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि भाई गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं किसके, कि भाई गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द नीति आयोग, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो नीति आयोग को गाइड करते हैं उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने में। तो देखिए इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाता है एक तो अंत्योदय, दूसरा इंक्लूजन आ जाता है, इसके अलावा हमें विलेज लेवल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलता है, पीपल्स पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं, ये गवर्नेंस की बात करते हैं और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले अंत्योदय के अंदर क्या टेक केयर करते हैं, भाई ये टेक केयर करते हैं जितने भी पुअर और मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं उनको क्या कर सके, उनको सभी को प्रायोरिटी दी जाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ द अंत्योदय। तो पंडित दीनदयाल थे, उनका आइडिया था अंत्योदय, तो उसी के बेसिस पे जो पुअर और द मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ये अंत्योदय का प्रिंसिपल्स बोलता है। इंक्लूजन का प्रिंसिपल बोलता है भाई जितने भी वनरेबल और मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, जेंडर बेस पे हो, रिलीजन बेस पे हो, रीजन बेस पे हो, कास्ट और क्लास बेस पे हो, सभी को एक साथ लेके चले, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए इंक्लूसिव बेसिस पे। ऐसा नहीं है सिर्फ अपर क्लास है फाइनेंशियली उन्हीं का डेवलपमेंट हो। विलेज लेवल, ये क्या बात करता है विलेज प्रिंसिपल पे, विलेज लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको विलेज लेवल से क्या है सॉल्व किया जाए, विलेज लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई जाए या फिर विलेज लेवल से इनपुट्स लिए जाएँ। ठीक है, वेरियस रिसर्च एंड द सर्वे करके फिर उसको ऊपर तक लेवल पे ले आ जाकर पॉलिसीज़ बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि ग्राउंड लेवल जो बॉटम अप अप्रोच है वो इस विलेज लेवल से ही जुड़ी हुई है। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड, भाई इंडिया का जो मोस्ट ग्रेटेस्ट पावर है, एसेट है, दैट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, उनके डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन, उनकी स्किल, इन सभी पे फोकस करना, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाना, पीपल का पार्टिसिपेशन हो ताकि सिटीज़न क्या करें अवेयर हों गुड गवर्नेंस के लिए, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करे गवर्नमेंट को। देन गवर्नेंस, भाई गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं, इसी के प्रिंसिपल के बेस पे नीति आयोग वर्क करते हैं। देन लास्ट हमें देखने को मिलता है सस्टेनेबिलिटी के अंदर कि भाई प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और एनवायरनमेंट को ताक पे रख रहे हैं, ऐसा नहीं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ मिलकर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, अराउंड 7 प्रिंसिपल्स, ये 7 पिलर्स पे टिके हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये 7 पिलर कौन से हैं जिनके ऊपर ये
7 प्रिंसिपल टिके हुए हैं कहीं ना कहीं हम बोलें तो। प्रो पीपल एजेंडा होना चाहिए, यानी कि पीपल्स के बारे में बात करना, पीपल्स के वेलफेयर के बारे में बात करना। प्रो एक्टिव इन द एंटिसिपेशंस, पार्टिसिपेशन बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन, एम्पावरिंग द वुमेन, इंक्लूजन ऑफ ऑल द ग्रुप्स SC ST OBC, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिसके ऊपर नीति आयोग जो है ओवरऑल टिका हुआ है। ऑलराइट, जो अपॉर्चुनिटी की बात करता है, सिटीजन एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ये सारी चीज़ें बात करती है इन 7 प्रिंसिपल्स के ही थ्रू। ऑलराइट, तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है जो डिसीजन लेने में नीति आयोग को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ऑलराइट, देखिए कोऑपरेटिव एंड द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, और इसी चीज़ को क्या करता है नीति आयोग जो है वो प्रमोट करने की बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं हम। फेडरलिज्म आप सभी ने पढ़ा है और हमने भी अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है, सेंटर स्टेट और विद इन द स्टेट्स की बात होती है। सिम के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। और कोऑपरेटिव का मतलब जब ये स्टेट और सेंटर्स हैं आपस में मिलजुल के काम करें तो उसको बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट इसीलिए किया गया था ताकि इंपॉर्टेंस गोल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको इंश्योर किया जा सके, गुड गवर्नेंस इंडिया के अंदर प्रॉपर हो। साथ ही साथ स्टेट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि क्या हो, नेशन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि स्टेट से बन के ही नेशन, स्टेट से मिलके ही नेशन बनता है। अगर स्टेट मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, स्टेट को साथ कर रह के पॉलिसीज़ बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। टीम इंडिया विंग जो है हमने देखा अभी नीति आयोग की, वो भी क्या कर रही है, स्टेट को साथ में लेके चलने की बात कर रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो क्या है नीति आयोग ने लिए हैं, क्या इंश्योर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए। जैसे कि टाइम टू टाइम ये मीटिंग कराते हैं बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और द ऑल चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, सब ग्रुप हैं चीफ मिनिस्टर के ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके अलावा शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस शेयर की जाती है, पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के फील्ड में काम किया जाता है। लॉन्च की जाती है फॉर द एस्पिरेशन, जैसे कि हमें पता है लॉन्चिंग ऑफ द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये एक रैंकिंग है जो नीति आयोग प्रोवाइड करता है। वो किस लिए, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। इसके अलावा थीम बेस्ड एक्सटेंसिव एंगेजमेंट इन द वेरियस सेक्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं इसके द्वारा। फ्रेमवर्क मॉडल प्रोवाइड किया जाता है, लॉज फॉर द लैंड लीजिंग एंड द एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए। एरिया स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट या इंटरवेंशन भी किया जाता है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो नीति आयोग ने लिए टाइम टू टाइम टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, तो देखिए नीति आयोग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है सेंटर को भी, स्टेट को भी, यूनियन टेरिटरीज़ को भी। इसके अलावा ये अलग अलग मॉडल्स भी प्रोवाइड करता है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तीनों मिलके किस तरह के, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनर दोनों मिलके किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल डेवलपमेंट है। ठीक है, सपोर्ट सर्विस टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी का मॉडल है DSSS। इसके अलावा 7 प्रोग्राम करके जो कि क्या बात करता है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम भी क्या इंश्योर कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे कोऑपरेशन करना होता है सेंटर और स्टेट को ताकि नेशन बिल्डिंग की जा सके साथ मिलके। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, तो नीति आयोग क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। किसके थ्रू, तो बाय फैसिलिटेटिंग द इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये क्या करता है भाई, 1 2 3 4 स्टेट को लिया, ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये वर्स कर रहा है, ये मिडल कर रहा है, ये ठीक ठाक कर रहा है। इस तरीके से स्टेट को रैंकिंग दी जाती है, जिसके थ्रू स्टेट क्या करते हैं, ये सोचते हैं यार ये स्टेट की रैंकिंग अच्छी है, क्यों ना मैं भी इंप्रूव करूं ताकि मेरी रैंकिंग भी अच्छी हो। तो इनके बीच में क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा, और यही काम है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, जो कि नीति आयोग करता है, एक हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट। ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप की रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है नीति आयोग के द्वारा, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनती है। फॉर एग्जांपल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, फिर स्टेट हेल्थ इंडेक्स देखने को मिलता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स देखने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स देखने को मिलता है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देखने को मिलता है। ये सारे इंडेक्स, इसके अलावा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है हर मंथ रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये सारे प्रोग्राम्स क्यों चलाए जा रहे हैं नीति आयोग के द्वारा, ताकि
स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिव यानी कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव क्रिएट किया जा सके, जिससे क्या हो, है स्टेट जो है वो आपस में कॉम्पीट करें और इनकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जिससे पूरे देश का डेवलपमेंट हो कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा द रैंकिंग ऑफ द स्टेट इन द वेरियस सोशल सेक्टर बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव पैरामीटर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एनकरेज देम एंड इवन द डिस्ट्रिक्ट टू द इम्प्रूव देवर परफॉर्मेंस। और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है वो क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, ये सब रैंकिंग के थ्रू। इन रैंकिंग के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ अपने साथ रखा जाता है। स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स हैं, रिव्यू मैकेनिज़्म है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें इन सभी डिपार्टमेंट, स्टेट के, सेंटर के, सभी को प्रॉपर वे में क्या करना, फेडरलिज्म के थ्रू, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू लेके चलना। यही क्या है, मेन स्पिरिट है ऑफ द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो इन 2 सेक्टर्स में क्या काम करता है, नीति आयोग अच्छे से अपना वर्क करता है। ऑलराइट, यहीं तक रखते हैं हम आज का लेक्चर्स। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑटोनोमस एंड द अटैच्ड बॉडीज़ नीति आयोग की, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके फंक्शन कंपोजिशंस ये, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो। अगर 56 के पहले के 1 to 55 चैप्टर्स में आपको इंडियन पॉलिटी के कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप पेज पे देख भी सकते हैं, लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड दोस्तों, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंट डे टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट।